हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। फिजिक्स वर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने काइनेमेटिक्स का आखिरी लेक्चर एंड दैट इज रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। जनरली ये कहा जाता है कि ये काइनेमेटिक्स का सबसे कठिन पार्ट है, बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देख लिया और समझ लिया तो आपको कभी भी काइनेमेटिक्स का रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में कभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, चाहे क्वेश्चन नीट का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे एडवांस का हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल का। इससे जनरली एक क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम्स में, चाहे जेईई मेंस हुआ, चाहे एडवांस हुआ, चाहे आपका नीट हुआ, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और ये आप तभी अच्छे से कर पाएंगे जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से आता होगा। इसी वजह से ये टॉपिक्स को कंसीडर करा जाता है। इसी वजह से रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की आपके पास अच्छी एनालिसिस होगी, तभी आप इसको कर पाओगे। तो इसी वजह से इसके क्वेश्चंस रखे जाते हैं, क्योंकि अगर आप ये कर ले रहे हैं तो मतलब आपको पीछे के कॉन्सेप्ट आते ही होंगे, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये चैनल आपको आईआईटी तक या टॉप मेडिकल कॉलेज तक या एनआईटी तक पहुंचाएगा सर। और इतने के लिए आप एक सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका फिजिक्स सब्जेक्ट आसान हो जाएगा बाई कॉन्सेप्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं क्या है कहानी रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की। तो जब हम रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हिस्सा जो निकल कर आता है वो है एनालिसिस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। किसी भी टू डायमेंशनल मोशन की एनालिसिस कैसे करी जाए, तो देखिए उसके लिए क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जर्वर है जो कहां है भाई, एक ऑब्जर्वर है जो कहां है, ग्राउंड फ्रेम में है। और इसने क्या ऑब्जर्व करना है, इसने देखना है कि एक कार है वो कहीं इधर जा रही है। ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है कार ए को और वो इधर जा रही है वी रफ्तार से। अच्छा, यही ऑब्जर्वर अब दूसरी कार को देख रहा है, एक दूसरी कार है बी, वो ग्राउंड फ्रेम में इधर जा रही है कितनी रफ्तार से, वीबी रफ्तार से, जो ए से कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल। ठीक है, इसको सब क्लियर दिख रहा है। ये अपना हो गया ऑब्जर्वर वन। अगर मेरा ऑब्जर्वर कार ए में बैठे, कार बी में बैठा हो, कहां बैठा हो, कार बी में, ऑब्जर्वर नंबर 2, और ये किसको ऑब्जर्व कर रहा हो, कार ए को, तो कार बी में बैठकर कार ए किधर जाती हुई नजर आएगी, किस मैग्नीट्यूड से जाती हुई नजर आएगी, इसकी जो रफ्तार होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये इस कार का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कार बी को कार ए का पूरा मोशन कैसा नजर आएगा, उसी को अपन बोलेंगे एनालिसिस ऑफ रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। ठीक है, तो जब भी हम रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है तो इट इज रिटन एज वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर, वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर। अब देखते हैं, अब इसके हिसाब से इनको प्लॉट करते हैं। तो देखिए जो कार ए थी वो इधर जा रही थी कितनी रफ्तार से, ग्राउंड फ्रेम में वीए से, और जो कार बी थी वो इधर जा रही थी ग्राउंड फ्रेम में कितनी रफ्तार से, वीबी से, और इनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। और अपने को चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, और वो किसके बराबर होता है, वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर के बराबर होता है। और अपने पास ये क्या है, वीए वेक्टर और ये प्लस वीबी वेक्टर, तो वीए वेक्टर माइनस वीबी वेक्टर की जब हम बात करेंगे तो जो हमारा ये बी वेक्टर है, वीबी वेक्टर है, ये क्या नीचे की तरफ आ जाएगा भाई, अरे ये प्लस वीबी है तो इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस वीबी वेक्टर हो जाएगा। और वीए वेक्टर और माइनस वीबी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वही क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। यही तो है भाई रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। इसके अलावा और रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में कोई खास बात नहीं है। तो देखिए अब क्या होगा, वीए वेक्टर और माइनस वीबी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो कहीं यहां लाई करेगा, और ये जो रिजल्टेंट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये बताएगा कि ये कार ए जो है कार बी के रिस्पेक्ट में कितनी रफ्तार से जाती हुई नजर आएगी, और इसका जो डायरेक्शन होगा अल्फा, ये बताएगा कि कार ए जो है कार बी के रिस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। अरे बात समझ आ गई, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है भाई, हमको सिंपल सी बात है, वेक्टर रूल लगाना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना है। यहां पर भी ये पैरेललोग्राम की एक साइड हो गई, ये पैरेललोग्राम की एक साइड हो गई, तो हम जानते हैं रिजल्टेंट लिखने का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम लॉ से इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला, रिजल्टेंट अपना क्या है, वी ए बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड होगा अपने पास वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी, ये थीटा है, तो ए और वीए और माइनस वीबी के बीच का जो एंगल हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 180 माइनस थीटा। देखिए ये थीटा है तो ये हो गया 180 माइनस थीटा, तो यहां हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। तो वी ए बी वेक्टर का जो आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, ये मैग्नीट्यूड आपको मिल जाएगा कितना भाई, ये मिल जाएगा आपको वी ए स्क्वायर
प्लस वीबी स्क्वायर माइनस 2 वीए वीबी कॉस थीटा, बिकॉज कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। अरे बात समझ आ रही? तो हमको यहां से क्या मिल गया? हमको मिल गया कि कार ए जो है कार बी के रिस्पेक्ट में किस रफ्तार से जाती हुई नजर आएगी। ठीक, अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है कि ये किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। तो डायरेक्शन निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है जो मैंने वेक्टर्स में सिखाया है कि सिंपल लिखिए tan अल्फा और देखिए tan अल्फा जुड़ा किससे है। तो मुझे दिख रहा है कि जो गिवन वेक्टर थे VA और माइनस VB, इसमें जो अल्फा जो है वो VA से जुड़ा है, उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। बचा VB के दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। पहले पढ़ते समय क्या आता है? साइन, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे साइन, डिनोमिनेटर में लिखेंगे कॉस। तो जब न्यूमरेटर में हम साइन लिखेंगे तो हमको मिलेगा VB साइन 180 माइनस थीटा और प्लस VB कॉस 180 माइनस थीटा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? tan अल्फा विल बी इक्वल टू VB sin 180 माइनस थीटा, दैट इज sin थीटा, और cos 180 माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा क्या? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस VB cos थीटा। ये मिल गया अपने को अल्फा और ये मिल गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। तो अब हमको पता चल गया कि अगर ऑब्जर्वर बी में बैठकर ए को देख रहा है तो ए की रफ्तार उसको कितनी नजर आएगी, वो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और अल्फा किस डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा, वहां से हमको अल्फा से हमको इसका डायरेक्शन का पता चल जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? ये हो गया अपने पास पूरा एनालिसिस किसका? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का। चलिए आइए एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं सेम इसी टाइप का, कि एक ऑब्जर्वर था, उसने देखा कि एक कार है, कार ए, वो आगे की तरफ जा रही है 30 मीटर पर सेकंड से, 30 मीटर पर सेकंड से, और एक दूसरी कार है वो कहीं इधर जा रही है, कितनी रफ्तार से? इट इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। और ये जो है ये कार ए से, ये कार ए रही, ये कार बी रही, और ये कार ए से 53 डिग्री के एंगल पर जा रही है। कितने एंगल पर? 53 डिग्री के एंगल पर जा रही है। तो सवाल ये पूछा गया कि बताइए जो ऑब्जर्वर कार ए में बैठा है उसको कार बी किस रफ्तार से, किस एंगल से जाती हुई नजर आएगी। अरे ठीक है, तो ऑब्जर्वर कहां बैठ गया अपना? ऑब्जर्वर, अगर हमारा ऑब्जर्वर कार ए में बैठ के किसको देख रहा है? कार बी को। तो इट इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब आइए इसको प्लॉट करके देखते हैं कि इसकी प्लॉटिंग कैसे होती है भाई। तो देखिए जो अपना VA वेक्टर था वो इधर जा रहा था कितने से? 30 मीटर पर सेकेंड से, और जो VB था वो इधर जा रहा था 40 मीटर पर सेकेंड से, और इनके बीच का जो एंगल था वो कितना था? 53 डिग्री। और अपने को चाहिए क्या? VB माइनस VA। ये हो गया अपने पास VA और ये हो गया अपने पास VB। हमको चाहिए क्या? VA प्लस VB की VA माइनस VB? तो हमको चाहिए VA माइनस VB, सॉरी VB माइनस VA। तो हम VA की डायरेक्शन को पलट देंगे। तो जब हम VA की डायरेक्शन को पलटेंगे तो हमको क्या मिलेगा भाई? ये हमारा VA इधर चला आएगा और ये माइनस VA हो जाएगा, और इन दोनों का जो VB और माइनस VA का जो रिजल्टेंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा VBA। अब इसका मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में बी जाएगा ए के रिस्पेक्ट में, वो कितनी रफ्तार से जाएगा वो बताएगा, और इसका डायरेक्शन जो है इसका, यहां से अगर आप अल्फा निकालते हैं, जैसे इस डायरेक्शन से आप अल्फा निकालते हैं, यहां से निकालते हैं, जहां से मन हो वहां से कैलकुलेट करिए, ये अल्फा आपको बताएगा कि ए के रिस्पेक्ट में बी जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये एंगल 53 डिग्री हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? ये हो गया 180 माइनस 53 डिग्री। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि VBA का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर प्लस 2 VB VA cos 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस 53, और cos 180 माइनस 53 जो होता है वो माइनस cos 53 हो जाता है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया। VB की वैल्यू हमको पता है कितनी? 40 का स्क्वायर। VA का हमको क्या पता है भाई? VA हमको पता है 30 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू VB की वैल्यू 40, VA की वैल्यू 30, और cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा अपने पास हो जाता है क्या? माइनस cos थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस cos 53। अब cos 53 की वैल्यू हमको पता है भाई कितनी होती है? 3/5। याद रखिएगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, तो ये एंगल 37 डिग्री होगा, और ये एंगल जो होगा हमारा वो 53 डिग्री होगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ VBA, दैट विल गिव द वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A।
अरे बात समझ आ रही? अब वेलोसिटी की दो बातें, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अभी आपको क्या मिला? मैग्नीट्यूड। अब आपको अगला क्या निकालना है? दैट इज डायरेक्शन। तो आइए डायरेक्शन निकाल के देखते हैं भाई। तो हम tan अल्फा लिख देंगे भाई और देखेंगे कि अल्फा किससे जुड़ा हुआ है? VA से जुड़ा हुआ है। चलो भाई, अल्फा अगर हमको माइनस VA से निकालना है तो हम क्या करेंगे? नीचे माइनस VA का जो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन से हमको कोई लेना देना नहीं है भाई, VA के मैग्नीट्यूड से मतलब है कितना था भाई? 30। तो यहां लिख दिया कितना? 30। अब बचा कौन सा? 40। इसके कितने कंपोनेंट? दो, एक साइन और एक कॉस। तो पहले क्या आता है? साइन। तो हो जाएगा क्या? 40 साइन 180 माइनस 53, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस 40 कॉस 180 माइनस 53। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा? 40 साइन 53 अपॉन 30 माइनस 40 कॉस 53। यहां से आपको मिल जाएगा tan अल्फा। अब tan अल्फा पता चल गया तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स करके आप पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी खास बात नहीं है, ये बिल्कुल ही आसान सवाल में गिना जाता है। ये रिलेटिव मोशन का एक बेसिक क्वेश्चन हो गया जो हमने एनालिसिस करी, उसी एनालिसिस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन समझते हैं कि थोड़ा सा इसमें अच्छा ट्रिक है, इसमें और कैलकुलेशन भी एड ऑन हो जाएगी। जैसे कहा गया कि एक नदी है, एक समुद्र है, समुद्र में दो शिप्स हैं। एक शिप जो है वो अपने पास ये है, ठीक है, और एक शिप कहीं इधर से आ रही है। ये शिप की जो रफ्तार है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और ये जो शिप है इसकी रफ्तार है 50 नहीं, इसकी रफ्तार मान लेते हैं अपन 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 40 मीटर पर सेकेंड से इधर आ रही है, ये 30 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रही है, और क्वेश्चन ये है कि इनके बीच का जो गैप है ये है 1 किलोमीटर। क्या है भाई साहब? 1 किलोमीटर। तो देखिए ये क्या होगा, ये इधर जा रही होगी, ये इधर आ रही होगी। तो सवाल ये पूछा गया कि बताइए ये दोनों सबसे ज्यादा पास कब होंगे? ये दोनों एक दूसरे के सबसे ज्यादा पास कब होंगे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पहले जेईई एडवांस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मन लगाकर समझिएगा। ये समझ आएगी तो आपको धीरे धीरे आगे की कैलकुलेशन भी समझ आएगी। तो देखिए, इसको मैंने मान लिया शिप ए, इसको मैंने मान लिया शिप बी। अगर मैं शिप ए पर बैठ के देखूंगा शिप बी को, तभी मुझे समझ आएगा कि ये मेरे सबसे ज्यादा पास कब आई। और जब मैं ए पर बैठ के बी को देखूंगा तो मुझे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर हम ए पर बैठ के बी को देख रहे हैं तो बी की रफ्तार क्या होगी और वो किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी, ठीक। तो चलिए अब ए पर बैठ के हम बी की ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर, ठीक है। वीबी वेक्टर माइनस वीए वेक्टर। अब इसको प्लॉट करा जाए भाई। अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए हमारी जो शिप ए है वो इधर जा रही है कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकेंड, और शिप बी जो है वो इधर जा रही है कितनी रफ्तार से? 40 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास हो गया VA और ये अपने पास हो गया VB, और हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए क्या? VA प्लस VB की VB माइनस VA की VA माइनस VB। तो हमको यहां मिल रहा है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A से हमको पता चल रहा है हमको चाहिए VB और माइनस VA का रिजल्टेंट जो बताएगा वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। तो हमारे पास VA पता है, VB पता है, लेकिन हमको चाहिए क्या? VB माइनस VA। तो जब माइनस VA की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? हम इसकी डायरेक्शन को पलट देंगे। जब इसकी डायरेक्शन को पलटेंगे तो इधर हो जाएगा अपने पास कितना? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करके देखते हैं। अपने पास सिंपल फॉर्मूला है पैरेललोग्राम लॉ। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज वीए का स्क्वायर प्लस वीबी का स्क्वायर प्लस 2VA VB cos थीटा। तो देखिए क्या मिलेगा भाई? वीए का स्क्वायर कितना है अपने पास? वीए का स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस। कितना एंगल है भाई? इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू 0 हो गई। तो अपने पास क्या मिल गया भाई? अपने पास मिल गया कि VBA वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर। तो ये अपने पास हो जाएगा कितना? 900, और ये अपने पास हो जाएगा कितना? 1600। तो टोटल हो जाएगा 2500, और इसको अपन लिख सकते हैं कितना? 50 मीटर पर सेकेंड।
अब हो गया, हमको पता चल गया कि ये जो शिप बी है वो शिप ए को 50 मीटर पर सेकंड से आती हुई नजर आएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में जाती हुई नजर आएगी। अब हमको डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, tan अल्फा। क्या करेंगे भाई, tan अल्फा। और tan अल्फा क्या होता है, tan अल्फा होता है क्या भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हो जब 90 डिग्री बन रहा है। तो भाई अल्फा अब तुमको निकालना कहां से, अल्फा अगर तुमको शिप बी की डायरेक्शन से निकालना है, इसको अल्फा मान लोगे तो ये तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 30, बेस की वैल्यू हो गई 40, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। मतलब ये जो शिप बी है, अगर ऑब्जर्वर ए में बैठ के बी को देख रहा है, तो बी वाली जो शिप है वो इधर जाती हुई नजर आएगी, कितनी रफ्तार से, 50 मीटर पर सेकेंड से, और कितने एंगल पर, और ये एंगल हमको मिल जाएगा भाई साहब 37 डिग्री। कितने एंगल पर, 37 डिग्री। ठीक है, तो 37 डिग्री से इधर जाती हुई नजर आ रही है। तो सवाल ये पूछा गया कि बताइए ये सबसे ज्यादा पास कब होगी। तो जब ये इस लाइन के इधर जाती हुई नजर आ रही है, तो जब अगर मैं ए में बैठ के बी को देख रहा हूं, तो ए तो भाई स्टेशनरी हो गया, तो जिस समय इस लाइन से शिप ए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उस समय शिप बी शिप ए के सबसे ज्यादा पास होगी। ठीक, तो देखिए भाई, ये है अपने पास कितना, 1 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जिसको बोला जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू आ जाएगी कितनी अपने पास, देखिए ये अपना हो गया, ये अपना हो गया 90 डिग्री, और यहां पर बना 37 डिग्री, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो भैया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच का रिलेशन होता है साइन थीटा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 1 किलोमीटर, दैट इज 1000 मीटर साइन 37 डिग्री। और साइन 37 की वैल्यू हो जाती है अपने पास 3/5। तो ये 5 से कट जाएगा, 20 टाइम्स 200 टाइम्स, और 200 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 600 मीटर। मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गया 600 मीटर। अब इसी में एक और सवाल ऐड ऑन कर सकता है कि बताइए ऐसा होने में कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हैव एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अपने सबसे पास बी को ए के सबसे पास आने में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको ये डिस्टेंस निकालनी है। तो ये आपके पास 1 किलोमीटर है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1000 cos 37 डिग्री, क्योंकि ये बेस हो जाएगा। और 1000 cos 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकेंड से चलने में जितना समय लगेगा, 1000 cos 37 डिग्री 50 मीटर पर सेकंड से चलने में जितना समय लगेगा, उतना ही देर लगेगा शिप बी को शिप ए तक पहुंचने में। अरे बात समझ आ रही, सॉरी, शिप बी को ए के सबसे पास आने में। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, टाइम इक्वल्स टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपने पास भाई, 100,000 cos 37 की वैल्यू 4/5, और डिवाइडेड बाई कितना, 50। तो इससे ये 10 से 10 कट जाएगा, 5 से ये हो जाएगा 20, और 5 से ये हो जाएगा 4। तो टी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी, 16 सेकेंड। 16 सेकेंड लगेगा ये पर्टिकुलर प्रोसेस होने में, 16 सेकेंड लगेगा कार इसको शिप बी को शिप ए के सबसे पास आने में। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। अरे बात समझ आ रही, चले आगे बढ़े, आइए देखते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, अगला कॉन्सेप्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज अ ट्रक इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट डायरेक्शन शुड अ स्टोन बी प्रोजेक्टेड अप विद अ वेलोसिटी v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ट्रक सो एज टू अपीयर एट राइट एंगल टू द ट्रक फॉर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो समझिए, देखिए अपने पास एक ट्रक है, और ये जो ट्रक है, ये ट्रक की रफ्तार अपने को दे रखी है कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। ये एक ट्रक है, इसकी रफ्तार दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये आ जाएगा क्या, 15 मीटर पर सेकंड। और कहा गया इस ट्रक से एक स्टोन फेंका जा रहा है, कितनी रफ्तार से, 30 मीटर पर सेकंड से। और ऐसे फेंका जा रहा है कि वो जो बंदा ग्राउंड में खड़ा है उसको ये पत्थर 90 डिग्री से जाता हुआ नजर आए। मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाए तो किधर जाए, 90 डिग्री से ऊपर जाती हुई नजर आए। ठीक है,
ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट ऑब्जर्वर 1 के लिए। अच्छा, हमें क्या क्या पता है? वेलोसिटी ऑफ ट्रक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है कितना भाई? 15 मीटर पर सेकेंड। और क्या पता है भाई? और हमको पता है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। और अपने को निकालना क्या था कि किस एंगल से फेंका जाए। तो अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो मैं ये पूरा एंगल तो निकाल ही सकता हूं यार, ये एंगल तो 90 डिग्री है। तो किस एंगल से पत्थर को फेंका जाए कि ये जो है, ये स्टोन जो है वो ग्राउंड फ्रेम से 90 डिग्री से ऊपर जाता हुआ नजर आए। तो देखिए, हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक एंड इट इज वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रक। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन का अगर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रक, मतलब वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक और वेलोसिटी ऑफ ट्रक का जो रिजल्टेंट होगा वही वेलोसिटी ऑफ स्टोन होगा। अरे बात समझ आ रही? तो जो इसका और इसका, ये जो अपने पास ट्रक की वेलोसिटी है, ये अपने पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इस लाइन के अलोंग आना चाहिए। तो इस लाइन के अलोंग तभी आएगा जब इस 30 मीटर पर सेकंड का अगर दो कंपोनेंट किया जाए तो जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा? ये जाएगा अपने पास 30 cos थीटा, और जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा? 30 sin थीटा। तो अगर मैं चाहता हूं कि रिजल्टेंट इस लाइन में जाए तो इस लाइन के अलोंग नेट वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। मतलब vt माइनस 30 sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे बात समझ आ रही? तो vt वेलोसिटी ऑफ ट्रक कितना दे रखा है? 15 विल बी इक्वल टू 30 sin थीटा, और यहां से 15 से ये 2 हो जाएगा, मतलब अपने को पता चल जाएगा sin थीटा दैट इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल अपने पास 30 डिग्री हो गया, तो पूरा एंगल कितना होगा भाई? तो सिंपल सी बात है कि पूरे एंगल को अगर अल्फा मान लिया जाए तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 120 डिग्री। मतलब स्टोन को अगर ट्रक का जो प्लेन सर्फेस है उससे 120 डिग्री के एंगल पर फेंका जाए, कितनी रफ्तार से? 30 मीटर पर सेकेंड से, तो ग्राउंड फ्रेम में जो ऑब्जर्वर खड़ा है उसको ये स्टोन 90 मीटर पर से 90 डिग्री के एंगल पर जाता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर एक बात और ऐड ऑन कर दी जाए और वो कह दिया जाए कि बताओ वो रफ्तार क्या होगी। अरे बात समझ आ रही? किस रफ्तार से जाता हुआ नजर आएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो होगा वो हो जाएगा अपने पास कितना? 30 cos 30 डिग्री। अरे बात समझ आ रही? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन हो जाएगा कितना? 30 cos 30 की वैल्यू हो जाती है अपने पास √3/2, तो ये हो जाएगा 15√3 मीटर पर सेकेंड। मतलब ग्राउंड फ्रेम से जो ऑब्जर्वर है उसको ये जो पत्थर है ये 90 डिग्री पर 15√3 मीटर पर सेकेंड से जाता हुआ नजर आएगा। अरे बात समझ आ रही? पक्का क्लियर है यार? चले आगे बढ़े, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ब्लॉक स्लिप अलोंग एन इंक्लाइन ऑफ अ वेज विथ वेलोसिटी u. Due to reaction of the block on the wedge, it slips backward with the velocity v. An observer on the wedge will see the block moving straight down the incline. Find the velocity of the block with respect to ground. तो देखिए, इसमें डायग्राम नहीं बना है, किसी तरह से मिसप्रिंट है, वो मैं आपको बना के बता देता हूं कि अपने पास एक वेज है ये, और इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस वेज के ऊपर एक अपने पास ब्लॉक रखा हुआ है, और वो ब्लॉक कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये ब्लॉक अपना रखा हुआ है भाई, और ये जो ब्लॉक है ये u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। सॉरी, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक u वेलोसिटी से नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। किसको? जो बंदा इस ब्लॉक पे खड़ा है, तो इसके रिएक्शन फोर्स से ये जो है ये v रफ्तार से जाता हुआ नजर आ रहा है। ये एंगल थीटा डिग्री है। तो सवाल ये पूछा गया कि जो बंदा ग्राउंड फ्रेम में है उसको ये ब्लॉक किधर जाता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं अगर एक वेज पर बैठा हूं तो मुझे जो वेज के ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है ये ब्लॉक ऐसे जाता हुआ नजर आएगा। और वेज किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। तो जो बंदा ग्राउंड फ्रेम में बैठा है उसको कैसे नजर आएगा? ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा है, वेज जो है वो इधर जा रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ब्लॉक मेरा इधर जा रहा है, वेज मेरा इधर जा रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या नजर आएगा भाई अपने को? वही नजर आएगा किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। किसका रफ्तार? ब्लॉक का। अरे बात समझ आ रही? किसका रफ्तार भाई साहब? ब्लॉक का। तो चलिए आइए देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज को अपन क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ वेज। अरे बात समझ आ रही? लेकिन अपने को चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो जहां कुछ नहीं लिखा उसको ग्राउंड ही समझना है। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज।
अरे बात समझ आ रही? तो देखिए ये जो ब्लॉक है ये u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और जो वेज है वो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और इनके बीच का जो एंगल है ये भाई ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो बीच का एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो अब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाकर क्या कर सकते हैं, जो रिजल्टेंट निकालेंगे यही होगा क्या अपने पास, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अरे बात समझ आ रही? अब इसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का मैग्नीट्यूड देगा और इसका डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक का डायरेक्शन देगा। तो देखिए क्या मिलेगा आपके पास भाई, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आपके पास मिल जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, ये आपके पास v है और ये आपके पास u है, इनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा है, तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv cos 180 माइनस थीटा को डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, cos थीटा। ये हो गया अपने पास मैग्नीट्यूड। अब अपने को चाहिए क्या, डायरेक्शन, तो tan अल्फा लिखो भाई और यहां पर ये अल्फा बना लो। तो जब tan अल्फा यहां लिखा तो भाई देखा अल्फा किससे जुड़ा हुआ है, v से कि u से, तो हमें दिखा v से, उसको हमने एज इट इज लिख दिया। बचा u के दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस, पहले क्या आता है साइन, बाद में क्या आता है कॉस, तो ऊपर क्या हो जाएगा u साइन 180 माइनस थीटा और नीचे क्या हो जाएगा प्लस u cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा फिर से माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा u साइन थीटा अपॉन v माइनस u cos थीटा। ये हो गया tan अल्फा, यहां से आप अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अरे बात समझ आ रही? ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में भी देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि आपको ग्राउंड फ्रेम में इसकी रफ्तार निकालने आना चाहिए, इसका एक्सेलरेशन निकालने आना चाहिए। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन मिलेगा और रफ्तार निकालने के लिए आपको वर्क एनर्जी पावर में मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में। ठीक है, चले आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो। अरे बात समझ आ रही? जब हम रिलेटिव मोशन इन रिवर फ्लो की बात करते हैं तो यहां हमारे पास एक टॉपिक निकल के आता है जिसको अपन बोलते हैं स्विमर एंड रिवर प्रॉब्लम्स और रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। तो दोनों का मतलब सेम है, आइए देखते हैं क्या है ये। इट इज अ वेरी फाइन टॉपिक। अगर आपको ये समझ आया तो मतलब आपका काम आसान हुआ, मतलब रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन आप आसानी से कर ले जाएंगे, और इसको समझने के लिए आपको पीछे की जितनी कहानी थी वो सब अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रिवर बोट प्रॉब्लम पर या स्विमर रिवर प्रॉब्लम पर। और ये क्या कहता है भाई, कह रहा है, देखिए क्या कह रहा भाई कि अगर हम बात करें कि एक कोई नदी है और ये नदी जो है ये बह रही है, कितनी रफ्तार से बह रही है भाई, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये हमको पता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये ऐसे लिखा होगा। अच्छा, इसमें कोई स्विमर है या कोई बोट है, कोई स्विमर है या कोई बोट है, अगर वो ऐसे तैर रहा है, ठीक है, किसमें, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो याद रखना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये दोनों है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे बात समझ आ रही? या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। तो अगर अभी मैं स्विमर को लेके चलूं तो देखिए है क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये दोनों बात सेम हो गई। इट इज वी और वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, रिवर से लेके चलते हैं भाई। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, जो स्विमर है इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास वेलोसिटी ऑफ वाटर, सॉरी वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। याद रखना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर क्या है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अरे बात समझ आ रही? और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, आपका जो मन हो वो लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। उसको अपन क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। आपको हर न्यूमेरिकल में यही देखने को मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर को या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर को ब्रेक करा जाए तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और अपने को हर बार ध्यान देना होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और उसके बाद क्या, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर।
वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखिए अब ये एंगल थीटा हो गया, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है और ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब अब जो बंदा ग्राउंड में खड़ा है उसको ऑब्वियस सी बात है कि जो स्विमर है वो इधर जाता हुआ नजर आएगा। भाई पानी इधर बह रहा है और मैं पानी में ऐसे तैर रहा हूं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ग्राउंड फ्रेम में जो आदमी बैठा है उसको स्विमर इसी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। अरे बात समझ आ रही है? पक्का भाई, सिंपल सी बात है कि नदी का जो बहाव है वो क्या करेगा, स्विमर को अपने साथ बहा कर लेकर जाएगा। तो ग्राउंड फ्रेम में जो बंदा बैठा है उसको स्विमर कहीं इधर जाता हुआ नजर आएगा। और वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल रिवर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही होगा आपका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे बात समझ आ रही? अच्छा तो भाई ये कहानी तो समझ आ गई, यही तो हम अभी पहले से करते आ रहे हैं। तो भाई इसमें कुछ नया क्या है? अरे बात समझ आ रही? नया क्या है कि अब इसमें कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशंस ऐड ऑन हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले कैलकुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहली जो कैलकुलेशन है वो है क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो स्विमर है या मेरी जो बोट है वो रिवर को क्रॉस कर जाए, ये रिवर की विड्थ है कितनी, d, और इसमें जो पानी बह रहा है, नदी में जो पानी बह रहा है उसकी रफ्तार है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और मेरा स्विमर जो है वो स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वो कुछ यहां से थीटा एंगल पर जा रहा है। अरे बात समझ आ रही? मैं चाह रहा हूं कि इसको कम से कम समय में पार कर जाए। तो कम से कम समय में पार करने के लिए क्या कहानी है भाई? देखिए VSR ये रहा और VR ये रहा, तो VSR के कितने कंपोनेंट होंगे? VSR के कितने कंपोनेंट होंगे भाई? दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा। तो देखिए भाई VSR के अपने पास दो कंपोनेंट हो गए, ये अपने पास हो गया, एक इधर आ गया VSR वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर कॉस थीटा, और एक इधर क्या आ गया, VSR साइन थीटा। तो नदी पार करने के लिए कौन रोल में आएगा? VSR साइन थीटा, और आगे ले जाने के लिए कौन रोल में आएगा? VSR cos थीटा प्लस VR, VSR cos थीटा प्लस VR। अरे बात समझ आ रही? तो हमको अगर इसको क्रॉस करने में t टाइम लग रहा है तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये मेरी y एक्सिस हो गई, ये मेरी x एक्सिस हो गई, तो डिस्टेंस मेरी y एक्सिस में है तो रफ्तार भी मेरी y एक्सिस में होगी, और वो कितनी होगी? VSR साइन थीटा। तो भाई जब मैं चाहता हूं कि मेरा ये टाइम मिनिमम हो, तो मेरा टाइम मिनिमम होने के लिए d फिक्स हो गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर फिक्स हो गया, बस बदल क्या सकता है? साइन थीटा। तो जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो t जो होगा वो मिनिमम होगा, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 हो गई, तो थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब इससे हमको ये पता चला कि अगर स्विमर हमेशा अपने आप को नदी से 90 डिग्री पर रखे, नदी के फ्लो से 90 डिग्री पर रखे, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे बात समझ आ रही है? अगर वो हमेशा अपने आप को नदी के जो डी लाइन है उसके अलोंग तैरेगा नदी में रहकर, तो भाई साहब उसको सबसे कम समय लगेगा नदी को पार करने में। अरे बात समझ आ रही? चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया अपने पास एक कॉन्सेप्ट कि अगर हमको मिनिमम टाइम में नदी पार करनी है तो हमको नदी के फ्लो से स्विमर को कितने एंगल पर तैरना पड़ेगा, या बोट को कितने एंगल पर तैरना पड़ेगा। तो वो हमको पता चल गया, कितना एंगल भाई साहब? 90 डिग्री। ठीक, अब इसी में दूसरी कंडीशन है कि अगर ये स्विमर जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसको कम से कम डिस्टेंस चलनी पड़े, तो उसको किधर स्विम करना चाहिए भाई? या बोट उसको अपनी किधर रखनी चाहिए, रो करनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है, अगर उसको यहां पहुंचना है और नदी इधर बह रही है तो उसको कहीं इधर बोट करना पड़ेगा, अपनी बोट को या स्विमर को अपनी पोजीशन इधर रखनी पड़ेगी। जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है तो आइए देखिए अगली कहानी क्या है अपने पास। अगली कहानी है कि टू रीच एट जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर, टू रीच एट जस्ट ऑपोजिट
कॉर्नर, अगर वो अपने अपने जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है तो देखिए भैया क्या है, ये अपने पास नदी है, ये नदी इधर बह रही है कितनी रफ्तार से, ये इधर बह रही है वी से, और जो स्विमर है उसको अब इधर तैरना पड़ेगा, ये जो गैप है ये आपके पास हो गया डी, और जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है तो मैं यहां से ये एंगल मान लूं थीटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अब इसके कितने कंपोनेंट भाई, अब इसके दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा VSR cos थीटा और एक इधर जाएगा क्या होगा VSR sin थीटा। तो भाई साहब अगर वो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है तो उसको सबसे पहला सवाल कितने एंगल पर रो करना पड़ेगा। ठीक, तो भाई जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंच रहा है मतलब एक्स एक्सिस में नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बस डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग हो रहा है, वाई के अलोंग, तो एक्स एक्सिस के अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होगा जब एक्स एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई, जीरो। तो देखिए VSR sin थीटा विल बी इक्वल टू VR, VSR sin थीटा विल बी इक्वल टू VR। तो हमको यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, sin थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी क्या, वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अरे बात समझ आ रही। अच्छा इससे हमको एक और बात समझ आई कि भाई ये जो sin थीटा इक्वल्स टू VR बाई VSR हो रहा है, इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है, 1। मतलब VSR जो है वो VR से छोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर क्या हो गया, अगर VSR की वैल्यू VR से छोटी हो गई तो क्या होगा, तो स्विमर या बोट जो भी है, जो पानी में तैर रहा है, वो कभी भी ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाएगा। अरे बात समझ आ रही है, अरे बात समझ आ रही, क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी हो गई और sin थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मुझे जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना है तो याद रखना है कि मेरी जो रफ्तार है पानी के अंदर वो पानी की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेरी रफ्तार पानी की रफ्तार से कम हो गई पानी के अंदर तो मैं कभी भी ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचने वाला नहीं हूं। अरे बात समझ आ रही, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो VSR इक्वल्स टू VSR का जो कंपोनेंट इधर आया वो क्या हो गया, VSR cos थीटा, और अपने को क्या पता चल गया, sin थीटा पता चल गया, VR अपॉन VSR। तो क्या अपन cos थीटा निकाल सकते हैं यार, देखो भाई देखो क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो गया थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया अपने पास VR और ये हो गया VSR। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। और अब मैं इस नदी को क्रॉस करना चाहता हूं जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर, तो मुझे कितने एंगल पर कूदना पड़ेगा, sin थीटा इक्वल्स टू VR अपॉन VSR, मतलब थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स VR अपॉन VSR। अरे ठीक है, ये हमको थीटा मिल गया, लेकिन अभी मुद्दे वाली बात क्या है कि कितना समय लगेगा ऐसा करने में, कितना समय लगेगा, तो टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, d बाई VSR cos थीटा। अरे बहुत बढ़िया, तो d बाई VSR और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू हो गई अपने पास VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर अपॉन VSR से VSR कट जाएगा, तो t जो लगेगा जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो होगा d अपॉन अंडर रूट ऑफ VSR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। अरे बात समझ आ रही, इतना टाइम लगेगा अगर वो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाहता है तो। ठीक, तो अभी हम इसको दो पार्ट में समराइज कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्विमर मिनिमम टाइम में जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना चाह रहा है तो उसको कितने एंगल से रो करना पड़ेगा भाई, 90 डिग्री से, और वो टी मिनिमम जो होगा वो होगा d बाई VSR। अरे बात समझ आ रही, ये जो समय होगा ये सबसे कम समय होगा जिसमें वो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाए, ऑपोजिट कॉर्नर पर कम से कम समय में पहुंच जाएगा। अच्छा, जब वो कम से कम समय में यहां पहुंचेगा भाई, जब वो कम से कम समय में यहां पहुंचेगा तो क्या ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, मतलब कुछ आगे खिसक जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी कुछ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और वो कितनी है भाई साहब, VR उसको आगे लेके जाएगा। तो इस सिचुएशन में एक कंडीशन आ जाएगी जिसका नाम होगा क्या भाई साहब, ड्रिफ्ट, और ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कौन ड्रिफ्ट करा रहा है, VR इंटू टी।
अरे बात समझ आ रही? रिवर की जो रफ्तार है, अगर मैं 90 डिग्री पे जा रहा हूं तो जो रिवर की रफ्तार है वही तो ड्रिफ्ट कराएगी भाई। तो वी आर इंटू टी। भाई टी की वैल्यू कितनी है अपने पास? डी बाई वी एस आर। टी की वैल्यू कितनी है? मिनिमम टाइम कितना लग रहा है? डी बाई वी एस आर। तो हमको मिनिमम टाइम पता है, तो क्या हम डी निकाल सकते हैं वी आर इंटू टी करके यार? अरे निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? डी आर ड्रिफ्ट कितना वो ड्रिफ्ट जाएगा। कई जगह ड्रिफ्ट को एक्स से भी डिनोट करते हैं, तो अपन एक्स से ही इसको डिनोट कर लेते हैं। तो जब मिनिमम टाइम में क्रॉस करेगा तो ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंचेगा, तब कुछ वो आगे पहुंच जाएगा। और जब उसको जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचना है तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो स्विमर की रफ्तार होनी चाहिए वो रिवर की रफ्तार से ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो कितने एंगल पर रो करना चाहिए? तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस आर, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस आर। अरे बात समझ आ रही? और दूसरा, अब उसको ये ड्रिफ्ट करने में कितना समय, जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो होगा डी बाई वी एस आर कॉस थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू हमको कितनी पता है? वी आर अपॉन वी एस आर। तो हमको टी इक्वल्स टू मिल जाएगा डी अपॉन अंडर रूट ऑफ वी एस आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये है हमारे पास कंप्लीट एनालिसिस किसकी? स्विमर एंड रिवर की। अरे बात समझ आ रही? चलें आगे की तरफ बढ़े भाई, अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट पार्ट है अ मैन कैन रो। क्वेश्चन है इसी का, अ मैन कैन रो अ बोट 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर. He is crossing a river where the current is 2 kilometer per hour. In what direction will his boat be headed if he wants to reach a point on the other bank directly opposite to the straight point? ये देखिए, ये है आपके पास नदी, ये नदी इधर बह रही है कितनी रफ्तार से? ये नदी बह रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, और इसमें जो स्विमर है वो स्विम कर रहा है कितनी रफ्तार से? वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन व्हाट? अ मैन कैन रो अ बोट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और जब हम पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो वो कहां पहुंच रहा है भाई? डायरेक्टली ऑपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जस्ट यहां पहुंच रहा है स्टार्टिंग पॉइंट के जस्ट ऑपोजिट। तो उसको क्या कहीं इधर कूदना पड़ेगा, तो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर वो तभी पहुंच पाएगा जब इसकी रफ्तार इससे ज्यादा होगी। तो देखिए है कि नहीं है, कितनी है भाई साहब? 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब पहुंच जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल ये पूछा गया कि इन व्हाट डायरेक्शन, मतलब यहां से अगर एंगल थीटा मान लिया जाए तो कितने एंगल पर कूदना पड़ेगा उसको। तो सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला नहीं रटना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, कॉन्सेप्ट रटना है। तो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचने के लिए एक्स डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए। तो इधर आ जाएगा अपने पास 4 cos थीटा, और इधर आ जाएगा अपने पास कितना? 4 sin थीटा, और 4 sin थीटा की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर होनी चाहिए। 4 sin थीटा विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो भाई साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो वो रिवर की डायरेक्शन से कितने एंगल पर जाना चाहिए भाई साहब? 120 डिग्री के एंगल पर जाएगा, तो भाई साहब वो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज, अगर रिवर की जो विड्थ है वो 4 किलोमीटर की है, इफ द विड्थ ऑफ द रिवर इज 4 किलोमीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू क्रॉस द रिवर विद अ कंडीशन इन पार्ट ए? तो समय कितना लगेगा? तो टी इक्वल्स टू डी बाई कितनी रफ्तार पार करने के लिए, उसको कौन सी रफ्तार पार करा रही भाई? 4 cos थीटा। तो डी बाई 4 cos थीटा, डी की वैल्यू हो गई 4 डिवाइडेड बाई 4, और cos थीटा की वैल्यू हो गई cos 30 डिग्री। इससे ये कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कितनी? 2/√3 आर। 2/√3 आर में वो ये नदी पार कर जाएगा जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर। अच्छा, इसी का सी पार्ट कह रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन शुड ही हेडेड द बोट इफ ही वांट्स टू क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम? तो भाई जब शॉर्टेस्ट टाइम की बात आएगी, जब ये बात आएगी कि वो ऑपोजिट कॉर्नर पर ना पहुंचे, वो कम समय में पहुंचे, तो वो अपने आप को कहां रखेगा? 90 डिग्री से। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर ये दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर, और ये दे रखा है अपने पास कितनी? 4 किलोमीटर पर आवर। और इसको जो नदी पार करनी है उसकी विड्थ कितनी है? 4 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा? नदी पार कराने का काम कौन कर रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर, और आगे ले जाने का काम कौन करेगा? 2 किलोमीटर पर आवर। तो नदी पार कराने के लिए जो समय लगेगा वो हो जाएगा डी बाई वी एस आर। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, वी एस आर भी 4, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना? 1 घंटा। मतलब 1 घंटे से कम समय में वो 4 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इस नदी को पार नहीं कर सकता। कम से कम जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? 1 घंटा। अरे बात समझ आ रही? अच्छा, इसी में दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि
In what direction should he headed the boat if he wants to cross the river in shortest time? Find the time taken by him to cross the river. Also find the location of the पॉइंट वेयर ही लैंड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। तो भाई दो पार्ट तो हमने देख लिया कि इसको 90 डिग्री पर रहना पड़ेगा रिवर से, और दूसरी बात कि इसको यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा, और 1 घंटा समय लगेगा तो ऑपोजिट कॉर्नर पर कहां पहुंचेगा। तो देखो भाई जो बंदा ग्राउंड फ्रेम में है उसको इसकी जो रफ्तार नजर आएगी दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यही इसको तो यहां पहुंचाएगा भाई। तो ये अपने पास हो गया ए पॉइंट, ये हो गया अपने पास बी पॉइंट, तो ये जो ड्रिफ्ट है यही कहलाएगा एक्स। तो इसको नदी पार करने में कितना समय लगा, 1 घंटा, तो 1 घंटे में ये कितना आगे चला जाएगा। तो आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, पानी जो नदी का पानी है वो आगे ले जाने का काम कर रहा है। और अगर वो आगे ले जाने का काम कर रहा है तो कितनी रफ्तार से जा रहा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये 2 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार है, 1 घंटे का समय लग रहा है, तो एक्स की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर, और मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर। तो ये अपने पास x विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर, मतलब जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर से 2 किलोमीटर आगे कहीं जाकर वो निकलेगा। अरे बात समझ आ रही, इट इज अ कंटेंट बिल्डिंग क्वेश्चन ऑफ स्विमर एंड रिवर और रिवर एंड बोट। अरे बात समझ आ रही, चले आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विमर वांट्स टू क्रॉस द रिवर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लाइन ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द फ्लो ऑफ द रिवर, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज सेम एज दैट ऑफ रिवर, द एंगल विद द लाइन ए बी शुड बी सो दैट द स्विमर रीचेस द पॉइंट बी। तो देखिए भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो लाइन है वो यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका ए पॉइंट ए है, बी ये पॉइंट बी है, और ये जो है ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये कितने एंगल पर नदी में तैरे कि वो जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर जहां जो बी पॉइंट है, यहां जो बी पॉइंट है यहां पर पहुंचे। अरे बात समझ आ रही, तो अगर उसको बी पॉइंट पर पहुंचाना है तो इसका वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर और वेलोसिटी ऑफ रिवर का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी के अलोंग आना चाहिए, इसके अलावा और कहीं जाना नहीं चाहिए। तो भाई इसके अलोंग लाने के लिए हमने कहा एक काम करो, इसको बना लो एक्स एक्सिस और इसको बना लो वाई एक्सिस, तो इनका कंपोनेंट करो, वाई एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा। तो देखिए वीएसआर का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या आएगा, वीएसआर साइन अल्फा, और इसका जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो क्या जाएगा, वी आर साइन 30 डिग्री। और भाई साहब मुद्दे वाली बात यह है कि इस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, वो तभी नहीं होगा जब इस डायरेक्शन के अलोंग नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और ये तब होगा जब वी आर साइन 30 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वी एस आर साइन अल्फा के बराबर। तो भाई वी आर और वी एस आर ये दोनों बराबर हैं, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। अरे बात समझ आ रही, तो सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा आंसर। ठीक, चले आगे बढ़े। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये अगला सवाल भी जो है ये भी जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, जेई मेंस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, शायद ये 2021 का सवाल है। क्वेश्चन कह रहा कि अ स्विमर कैन स्विम विद द वेलोसिटी ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, वाटर फ्लोइंग इन रिवर हैज वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर, द डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ river water he should swim in order to reach the point on the other bank just opposite to his starting point। तो मुझे जैसे ही ये सवाल दिखेगा कि जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर की बात कह रहा है, ये अपने पास वेलोसिटी ऑफ रिवर है, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर, और भाई साहब वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर वेलोसिटी ऑफ रिवर से ज्यादा है, तभी वो ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंच पाएगा, अदरवाइज ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचने वाला नहीं है। तो देखिए ये आपके पास डी हो गया, ये एंगल आपके पास थीटा हो गया, इसका जो भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस में आएगा जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पहुंचने के लिए एक्स एक्सिस के अलोंग नेट वेलोसिटी जो है वो 0 होनी चाहिए। तो 12 का जो कंपोनेंट इधर जाएगा वो कितना जाएगा भाई, जो कंपोनेंट इधर जाएगा इट विल बी इक्वल टू 12 cos थीटा, और जो कंपोनेंट इधर जाएगा ये क्या होगा, 12 sin थीटा। तो 12 sin थीटा की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू 6। तो sin थीटा की वैल्यू हो गई अपने पास 6/12, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2, या आप कह सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू 30
डिग्री, मतलब 30 डिग्री के एंगल पर अगर वो कूदेगा तो वो ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंच जाएगा। अच्छा, अब इसी में अगर एक पार्ट और ऐड ऑन कर दे मान लो अपनी तरफ से कि कितना टाइम लगेगा इसको ऐसा करने में, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d/12 cos थीटा। अब भाई जब टाइम पूछेगा तो नदी की विड्थ आपको दे रखी होगी, मान लीजिए नदी की विड्थ दे दिया है आपको 4√3 किलोमीटर, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, d की वैल्यू आपके पास कितनी है भाई, d की वैल्यू हो गई 4√3 12 और cos थीटा हो गया 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 6 12, √3 से √3 कट जाएगा तो t की वैल्यू आ जाएगी 2/3 r। अरे ठीक है, बात समझ आ रही, इतना समय इसको लगेगा जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पहुंचने में, ये एक पार्ट मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर इज n टाइम्स लेस देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द रिवर फ्लो, इट इज ऑफ द रिवर फ्लो, एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज द ड्रिफ्टिंग। तो देखिए आपके पास कहा जा रहा है कि एक नदी है जिसकी रफ्तार है कितनी, एक नदी है जिसकी रफ्तार है कितनी v, और इसमें कोई बोट है वो तैर रही है v/n से, तो v/n से तो तैर रही है, और अगर v/n से तैर रही है तो भाई वो तो स्विमर की रफ्तार से कम है, और अगर रिवर की रफ्तार से कम है, और अगर स्विमर की रफ्तार या बोट की रफ्तार रिवर की रफ्तार से कम हो गई तो वो कभी ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंचेगी। तो अब हमारे पास क्या टास्क है कि हम पहुंचे तो दूसरे साइड लेकिन ऑपोजिट कॉर्नर से कम दूर पहुंचे, मतलब हमको अपनी ड्रिफ्टिंग मिनिमाइज करनी है। तो मान लिया कि ये एंगल थीटा था, तो इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा v/n cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा v/n sin थीटा। अच्छा, अब हम अपनी मर्जी से नदी की विड्थ को मान लेते हैं d। अगर हम नदी की विड्थ को d मान ले रहे हैं तो नदी को पार करने में कितना समय लगेगा भाई, तो नदी को पार करने में जो समय लगेगा वो जाएगा t इक्वल्स टू d/v/n cos थीटा। अरे बात समझ आ रही, अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये आगे कुछ ना कुछ खिसक जाएगा, सिंस v की वैल्यू जो है v/n sin थीटा से बड़ी है तो आगे तो जाना ही जाना है। बस मेरा काम क्या है कि मैं उस ड्रिफ्ट को मिनिमाइज कर सकूं किसी पर्टिकुलर एंगल पर तैर कर। तो देखिए वो ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू v माइनस v/n sin थीटा इंटू t। तो x विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस v/n sin थीटा इंटू टी की जगह क्या लिख लेंगे, d/v/n cos थीटा। बहुत बढ़िया, चलिए भाई अब देखा जाए इसको आगे। तो x इक्वल्स टू यहां से अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा भाई, v कॉमन हो जाएगा और n एलसीएम हो जाएगा, तो n माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई n, और यहां पे कितना हो जाएगा, d/v/n cos थीटा। तो v/n से v/n कट जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी अपने पास कितनी, n अपॉन cos थीटा दैट इज n sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू d इक्वल्स टू 0। अरे बात समझ आ रही, ये हो गया अपने पास कंडीशन। अब मुझे इसको मिनिमम करना है किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dx बाई डी थीटा, एन सेक थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी विल बी इक्वल टू 0। अरे बात समझ आ रही, तो अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या मिलेगा, एन सेक थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इस सेक थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा और टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, एन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा और साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी 1/n, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/n। अरे बात समझ आ रही, साइन इनवर्स 1/n। अच्छा, अब इससे हमको एक रिजल्ट पता चला कि अगर अपने पास ये रफ्तार है vr और इधर कहीं रफ्तार है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, और भाई साहब वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो क्या है, किससे भाई, वेलोसिटी ऑफ रिवर से कम है, तो ये कभी भी ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंचने वाला है। तो ड्रिफ्ट को अगर मुझे मिनिमाइज करना है, मैं चाहता हूं कि ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचे बट मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ पहुंचे, जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पे ना पहुंचे। अरे बात समझ आ रही, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर तो पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि स्विमर की रफ्तार रिवर के रिस्पेक्ट में रिवर की रफ्तार से कम है। तो अगर जस्ट ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाया तो मैं चाहता हूं कि ऑपोजिट कॉर्नर पर मेरा ड्रिफ्ट मिनिमम हो, तो मिनिमम ड्रिफ्ट के लिए जो मुझे थीटा मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू, याद रखिएगा, साइन इनवर्स VSR अपॉन VR। थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स VSR अपॉन VR। ठीक, अच्छा अब ध्यान दीजिए जीरो ड्रिफ्ट के लिए कितना एंगल था,
थीटा की वैल्यू कितनी थी? जीरो ड्रिफ्ट के लिए अगर मेरा VSR जो है वो VR से ज्यादा है, अगर मेरा VSR VR से ज्यादा है तो जीरो ड्रिफ्ट होगा, और जीरो ड्रिफ्ट के लिए जो एंगल था थीटा दैट इज साइन इनवर्स इक्वल्स टू VR साइन इनवर्स VR अपॉन VSR। अब देखो, अब क्या कहानी पलट गई, अगर VSR की रफ्तार VR से कम हो गई, अगर VSR की रफ्तार VR से कम हो गई तो ये ऑपोजिट कॉर्नर पर तो पहुंच नहीं पाएगा, और ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंच पाया तो उसके साथ हमारे पास एक कंडीशन आई कि हम उसको मिनिमम ड्रिफ्ट के साथ अगर पहुंचाना चाहते हैं ऑपोजिट कॉर्नर पर, तो भाई तब थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स VSR अपॉन VR हो जाता है। इसको रट लीजिएगा, अगर ऑपोजिट कॉर्नर पर पहुंचने लायक रहा तो थीटा की वैल्यू VR अपॉन VSR होगी साइन इनवर्स ऑफ, और अगर ऑपोजिट कॉर्नर पर नहीं पहुंचने लायक रहा तो जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो सकता, तब ड्रिफ्ट अपना मिनिमम होगा, और जब ड्रिफ्ट मिनिमम होगा तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स VSR अपॉन VR हो जाएगा। अरे बात समझ आ रही है? ये रहा अपने पास स्विमर एंड रिवर का पूरा नीट एंड क्लीन कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नए चैप्टर में, और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। धन्यवाद।